नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 15वें क्वेश्चन से। ये है रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। हमें बताना है कि ये कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है राजस्थान के रेगिस्तानों में, या फिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, या फिर अबू धाबी में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया में, ये वाला। रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में से सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो आपको ये जो चाल है, ये है दूरी है, इसको रख देना है। इसके बाद में समय को आपको रख देना है और ये देखो यहाँ पे 53 किलोमीटर। ये आपका आंसर ए हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? इसमें से कौन है? वो है कर्णम मल्लेश्वरी, काफ़ी विख्यात हैं। यहाँ पे डिफिनीशन पढ़ लेते हैं इनकी। कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जो 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठाने में सक्षम है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। यहाँ पे जो वेट है ना, तो ये 130 ही नहीं है, कुछ क्वेश्चन में देखा है तो 240 था। 240। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। अब आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चिकनगुनिया है, कि डेंगू है, कि मियादी बुखार है, कि मलेरिया है। क्या है इसमें? मलेरिया है। डिफिनीशन: मलेरिया एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जनित संक्रामक बीमारी है जिसमें तेज बुखार के साथ कपकपी आती है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसके छाल से मलेरिया की दवाई क्विनीन बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19। निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में मेघालय में पाया जाता है, तो ये तो सही है। इसके बाद में इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसमें ये गलत है, ये भी गलत है। और इसमें इसका सी ऑप्शन सही है, ए और बी। ये लो देख सकते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है और इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। डिफिनीशन इसकी होती है: निपेंथिस एक शिकारी पौधा है जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत
कि मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। के ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनका शिकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें महाराष्ट्र में है कि गुजरात में है कि आंध्र प्रदेश में है कि कर्नाटक में है? तो आप सभी को पता है गुजरात में। ओके, डिफिनीशन देख लेते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा की थी, वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है अदर एग्जाम में भी कि कितने सहयोगी थे, तो 78 थे। कब समय इसका? 12 मार्च 1930। सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की और यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। अब जिससे आप लोगों को ऐसे कर, यदि प्रॉब्लम होती है तो आप भारत का नक्शा लीजिए, मैप लीजिए और उसमें आप तमिलनाडु देखिए सबसे नीचे, और इसके बाद आसपास जो भी राज्य हैं उन्हें आप देख लीजिए तो आपको याद रहेगा, क्योंकि इसमें तो यही राज्य पूछे गए। हो सकता है और भी पूछ ले और कुछ पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 22, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? आपको ये बताना है कि नहीं होना चाहिए। एक होता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में जब आप जाएं तो अच्छे से पेपर, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है कि हम लोग समझ नहीं पाते, कभी जल्दी जल्दी में होता है कि नहीं की जगह में है पढ़ लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना आप। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। इसमें डी है, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्षण निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। ऑप्शन इसमें होगा आपका बी। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का एक उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अनुभव दिए जाएं, ताकि वे उनसे जुड़ें, उनके प्रति जागरूक हों, उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बने। न कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकसित करना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, नो 24, ये जो है आपका ये 23 क्वेश्चन है आपका
किसी डॉक्टर का घर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे लगा सकते हैं। 23 क्वेश्चन है ये आपका, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो आपको बताना है मणिपुर के करते हैं, या मेघालय के करते हैं, या झारखंड के, या मिज़ोरम के। आपका आंसर जो होगा वो मिज़ोरम होगा। चिराओ, ये देखो यहाँ पे डिफिनीशन दी हुई है। मिज़ोरम के लोग फसल पकने पर गांव में त्यौहार मनाते हैं, सब साथ में खाना पकाते और खाते हैं, मज़े करते हैं। चिराओ नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यही होता है चिराओ। 25 बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, क्या इंगित करता है? ये ऑप्शन दिए हुए। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। आपका कहीं आपको और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि बाल केंद्रित है। जहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं, आपको उन्हें पकड़ना होता है, तो आप ये बाल केंद्रित जो है ना, यही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, जिससे बच्चे को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर मिले और वे रटने की प्रवृत्ति से बचें। अतः परिभाषाओं, वर्णनों आदि को स्थान नहीं दिया गया है। मात्र जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को पर्याप्त मौके दिए जाएं कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, जिस करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें और प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd और 5 के लिए विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। डी है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो आपका आंसर होगा डी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3-5 एक विषय के रूप में देखती है। यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप से देखता है। कक्षा 1st और 2nd में यह विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। अतः कक्षा 1st और 2nd में इसकी कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? आपको बताना है 1st, 3rd और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़ी मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन ही है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? आपको इसमें बताना है कि पर्यावरण के अध्ययन के लिए क्या सही है। तो इसमें 2nd, 3rd और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बी है
कक्षा फर्स्ट और सेकेंड तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। और सी है, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो फर्स्ट और 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, यानी कि प्रथम और 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। और डी है, प्रथम और द्वितीय की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो आपका डी ही ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ 2005 कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की सिफारिश नहीं करती है। और फर्स्ट और सेकेंड में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यानी इनकी कोई बुक नहीं है, लेकिन इनको फिर भी भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 28 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ए है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। और डी है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। आपका इसमें बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, ये तीनों आपके आंसर होंगे जो बच्चों को पर्यावरण में सहायक होते हैं। देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में इस बात की काफ़ी गुंजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लें, जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकें इत्यादि। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्यपुस्तक की मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। यानी इससे ये कन्फर्म होता है कि केवल पाठ्यपुस्तक ही हमारे सीखने का स्रोत नहीं है, बच्चों के सीखने का स्रोत नहीं, उनके परिवार, समुदाय और समाचार पत्र इत्यादि से बच्चे सीखते हैं। एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा पर विशेष बल नहीं देती है, अतः ये बच्चों को ज्ञान अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों का प्रकरण है? जानवर हैं या हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र और भोजन। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? यहाँ पे एनिमल्स, जानवर होंगे। जानवर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण सब थीम देम है। अब आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे की ये 4 परिवार एवं मित्र की उप थीम है, जबकि भोजन, पानी, आवास, परिवार एवं मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पर्यावरण अध्ययन की थीम है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के लिए वांछनीय गतिविधि है? आपको बताना है कि इसमें से पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए क्या वांछनीय गतिविधि है। ए है, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, ये तो गलत ही है। सी है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। डी है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। अब यहाँ पे जैसे आपको एक हिंट देती हूँ, जैसे कि ये केवल शब्द जहाँ पे लगा होता है, ये केवल आ जाए,
और जहाँ पे बल देना हो कि बच्चों को बल दे करके सिखाया जाता है, तो ऐसे शब्दों का जहाँ पे भी यूज़ होता है वो क्वेश्चन गलत ही होते हैं, अक्सर वो गलत होते हैं। आपको जैसे ही देखना है और आप पूरा पढ़ें ना पढ़ें और उसे रिजेक्ट कर दें। आप अब दूसरे क्वेश्चन दूसरे उसमें ध्यान दें ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना है। अब यहाँ पे जैसे बहुसांस्कृतिक है, ये ऐसे वर्ड जो होते हैं ना, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के। ये है आपका विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुसांस्कृतिक रूप को प्रतिबंधित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। यह आवश्यक समझा गया कि बच्चों को महत्व मिले, उनका समाज, संस्कृति, रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। 15 क्वेश्चन, ये सेकंड पेपर है आपका। और आप यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसमें जो भी त्रुटियां हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं उनमें कोशिश करूँगी सुधार करूँ। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।